संगम नगरी से आई ऐसी खबर, दौड़ गई कला और लेखन विभाग में शोक की लहर। कौन है वो पद्मश्री से सम्मानित शिक्षक जिन्होंने नाव यूपी पर बताई अपने दिल की आखिरी बात। नहीं हुआ किसी को भी यकीन, टूट पड़ा अचानक से परिवार पर दुखों का पहाड़। जिसका राष्ट्रपति ने किया था सम्मान, उसने आखिरी इंटरव्यू में क्या कुछ बताया। जिस हस्ती का किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान, जिसकी कला और लेखनी के थे लाखों लोग मुरीद, उसके साथ जिंदगी ने ऐसा धोखा किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज से ऐसी खबर आई है कि पूरे कला जगत में सन्नाटा छा गया है। क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर श्याम बिहारी अग्रवाल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दृश्य कला विभाग की धड़कन थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके अचानक निधन की खबर जैसे ही फैली, शहर के कोने कोने से लोग उनके जीरो रोड स्थित घर पर पहुंचने लगे। ये वही शख्सियत थे जिन्होंने 5 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान भी पाया था। उनकी मुस्कुराती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, मगर वो अब हमारे बीच नहीं है। बता दें कि हाल में नाव यूपी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अपने जिंदगी से जुड़ी कई सारी बातें साझा की थी, जो कि आपको देखना चाहिए क्योंकि वो पल बेहद खास था। विश्व के महानतम चित्रकार लियोनार्डो दा विंची और पाब्लो पिकासो का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भारतीय महान चित्रकार से और लेखक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें साल 2025 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। नाम है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश पे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस साल आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने वर्षों का आपका जो ये हम कहेंगे कि कला क्षेत्र में योगदान रहा है, जिस वक्त आप राष्ट्रपति भवन गए उस क्षण की अनुभूति कैसी रही? बहुत ही अच्छी, ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लग रहा था कि मैंने सभी मनोकामनाएं एक साथ पूरी हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आपने जो इतना अभूतपूर्व योगदान दिया है कला क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, थोड़ा शुरुआत से बताइए कि कैसे आपका रुचि जो है वो पेंटिंग की तरफ हुई। क्योंकि जिस ज़माने की बात कर रहे हैं उस समय कला पर बात नहीं होती थी, चित्रकारी पर बात नहीं होती थी। आज़ादी के समय से पहले की ये बात है। थोड़ा बताएं कैसे आपके जीवन में कला के प्रति रुझान आया। बचपन में मुझे कुछ पेंटिंग करने का मैंने इसे शौक़ था, मैंने बचपना था कहिए। तो जाते थे, जैसे पेंटिंग कुछ बनाया तो पिताजी को दौड़ के दिखा दिया कि पिताजी देखिए ये मैंने बनाया। बड़े खुश होते थे। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि कुछ पेंटिंग, ये भारत पेपर निकलता है, इसमें बच्चों की क्यारी में तुम अपना पेंटिंग भेजो। तो मैंने भेजा 2-3 पेंटिंग, वो छप गई। कुछ कविताएं भेजी, कुछ लेख भेजे, तो वो छपती रही। तो इस तरह से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता चला गया कला के प्रति। और वहाँ के जो कलाकार हमारे टीचर थे स्कूल में और कॉलेज में, तो उन लोगों ने भी प्रोत्साहित किया कि आप पेंटिंग बनाइए, बहुत अच्छा करते हैं काम। तो ये बताइए सर, आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी भी चुनाव लड़े थे, तो हमने सुना है कि शायद चुनाव चिन्ह आप ही ने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन क्या, मतलब चुनाव चिन्ह मिला था वहाँ से, तो उसको जगह जगह लगाने के लिए पोस्टर चाहिए थे। तो पोस्टर पहले छपते नहीं थे, तो हाथ से ही बना बना के हमने वो पोस्टर चारों तरफ लगा दिए। अब पेपर ले आते थे और उनको उस पर हाथी बना के और प्रचार प्रसार करते थे। कुछ कटिंग कर लेते थे, जिसको स्टेंसिल कहते हैं। स्टेंसिल के द्वारा भी मैंने दीवारों पे चित्र बनाए। आप सर मेजा तहसील से बिलोंग करते हैं। शहर में आपका आना कैसे हुआ? उसके बाद आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी बने। आपने ट्रेनिंग कहाँ पर ली? मैं 1958 में इंटरमीडिएट पास किया सिरसा से। वहाँ से फिर मैं इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद में आके यहाँ पे डायमंड जुबली हॉस्टल है, वहाँ पे रहने लगे। तो वहाँ पे हमारे सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो वो एक दिन मेरे कमरे में आए, तो कुछ पेंटिंग हमने बना के लगा रखी थी। तो उन्होंने देखा, पसंद किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि
अगर आप मेरा पोर्ट्रेट बना दें तो मैं आपको सिंगल सीटेड रूम दे दूंगा, ये 4 सीटेड बदल के। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमको बहुत आराम हो जाए काम करने का। तो उन्होंने तुरंत जो है, हमने दूसरे दिन उनका पोर्ट्रेट बना के उनके घर पे ले आके पहुंचा दिया। तो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने मुझे सिंगल सीटेड रूम दे दिया था। इस तरह से वो भी एक प्रोत्साहन था। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे छितिन नाथ मजूमदार पेंटिंग क्लासेस लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ एडमिशन ले लीजिए। फिर वहाँ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। छितिन नाथ मजूमदार और डीपी धूलिया वहाँ पे 2 अध्यापक थे कला के, तो उनसे हमने सीखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे सीखते सीखते 2 साल बीत गए। 2 साल में डिप्लोमा ले लिया मैंने। डिप्लोमा के बाद मजूमदार जी ने कहा कि अगर आप कलकत्ते चले जाइए, वहाँ से 5 साल का डिग्री ले आइए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका परफेक्शन भी आ जाएगा उसमें पेंटिंग में। बिल्कुल। तो ये कोलकाता जब आपका जाना हुआ, ये किस सन की बात है और 5 साल आपने किस कॉलेज से ट्रेनिंग ली हुआ? 1962 में हम कलकत्ता गए। दरअसल में एक तरीके से भाग के ही गए, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाके पढूं, क्योंकि उनका कहना था कि आप अपने पुश्तैनी कारोबार में लगे। सोने चांदी के यहाँ काम होता था मेरे यहाँ। तो उन्होंने कहा पुश्तैनी काम में लगिए और जितना वहाँ पैदा करेंगे उससे ज़्यादा हम आपको यहाँ देंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, मुझे रुचि हो गई है पेंटिंग से, मैं जाऊँगा कलकत्ता। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप जाइएगा तो मैं कोई मदद नहीं करूँगा। तो हमने कहा ठीक है, आप मदद न करिए, हम जाके वहाँ पे पैदा कर लेंगे। तो वहाँ किस कॉलेज से आपने किया था? वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से मैंने, ये चौरंगी रोड पे है बना हुआ। जी। हाँ जी। तो 5 साल आपने वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप एक बार फिर से यहाँ पर आए। पिताजी का सहयोग भी आपको उस दौरान नहीं मिला। उनका कहना था कि जो ज्वेलरी शॉप है उसको डिज़ाइन करिए या वहाँ पर आप बैठिए। अब तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का भी एक अलग से कोर्स आने लगा है, लेकिन उस ज़माने में तो ये चीज़ें थी नहीं। करते थे वहाँ पे, जब तक सिरसा में थे तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग किया मैंने। हाँ, लेकिन आपका प्रेम जो था वो पेंटिंग से ज़्यादा था। तो थोड़ा जो आज के ज़माने के पेंटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पेंटिंग्स की जाती है उनमें किन किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से इसमें हम कह सकते हैं कि जो कलर? बहुत लंबी बात है इसमें। दरअसल में क्या रंग बनना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, दरअसल में हर पेंटिंग के एक स्टाइल होती है। जैसे कांगड़ा पेंटिंग है, उनकी अलग स्टाइल है। वाश पेंटिंग की अपनी अलग स्टाइल है। तो सारी स्टाइल सीखने के बाद जब जैसा सब्जेक्ट मिलता है उसी के अनुसार रंग यूज़ किया जाता है और उसी के साथ कंपोजिशन किया जाता है। हमने ये भी सुना है, आपने वॉश पेंटिंग की बात की थी, वॉश पेंटिंग के जनक ही आप कहे जाते हैं। जी हाँ, दरअसल में वॉश पेंटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है इस देश से। अब हम ही 2-3 लोग बचे हैं जो कि यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। वॉश पेंटिंग दरअसल बहुत लंबे प्रोसेस का होता है, इसलिए वो बड़ा कठिन होता है। तो उसमें एक बार रंग लगाइए, फिर उसको धोइए, फिर उसके बाद दोबारा रंग लगाइए, फिर उस पर वॉश करिए। तो इस तरह से कई बार उसको धोना और करना पड़ता है, तो इसलिए वो कठिन होता है। वो ख़राब भी नहीं होती, जल्दी वो ख़राब नहीं होती। आप पानी में डाल दीजिए, वो एकदम बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। यही उसकी खासियत यही है। तो सर आजकल तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं जहाँ पर कला और फाइन आर्ट्स सिखाई जाती है, लेकिन आप प्रोफेसर कब बने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? थोड़ा इस विषय में बताएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मैं बना था जब मैं कलकत्ता से पढ़ के आया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ दिन इधर उधर थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम किए। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जीबिशन लगाई यहाँ पे इलाहाबाद में। उस एग्जीबिशन में मैंने अपनी सारी पेंटिंग लगाई और सर्किट हाउस जो है यहाँ का, उसी सर्किट हाउस में मैंने एग्जीबिशन लगाई। बाय द वे वो हमारे गवर्नर जी उस दिन वहाँ थे, तो वो मेरे विजिट करने चले आए। और जब वो आए तो उनके साथ वाइस चांसलर साहब भी आ गए, R.K. नेहरू। तो उन्होंने भी देखी पेंटिंग, तो सब लोगों ने बड़ा पसंद किया, अरे ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है इसको। तो उन्होंने, गवर्नर साहब ने वाइस चांसलर साहब से कहा कि इस लड़के को प्रोत्साहन देना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा अरे सर आप कह रहे हैं,
तो मेरे यहाँ मजूमदार जी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पोस्ट खाली है, कहिए कल ही से लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया चांसलर ने, और मेरी अपॉइंटमेंट हो गया। तो इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन ये कितने वर्षों तक आप वहाँ पर लोगों को पेंटिंग सिखाते रहे? कितने वर्षों तक आपने वहाँ? वर्षों क्या, 35 साल तक मैंने पेंटिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिखाया, और एक एक से अच्छे अच्छे स्टूडेंट वहाँ से निकले। शायद इस समय जब मेरा ख्याल है अपना कि सारे भारतवर्ष में मेरे स्टूडेंट जगह जगह पे जाके वहाँ पे पोस्ट संभाल रहे हैं, तो ये अच्छी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपका रिटायरमेंट हुआ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आप रुके नहीं, थके नहीं, बैठे? 2003 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। जी जी, 2003, 22 साल पहले। 22 साल पहले। तो उस समय मैंने पेंटिंग लेकिन कभी छोड़ा नहीं मैंने काम करने हुए। तो इस तरह से मुझे बराबर बुलाया भी जाता रहा, रिसर्च भी कराते थे। बहुत से स्टूडेंट को मैंने रिसर्च कराया पेंटिंग में। बहुत सी थीसिस हमारे पास भी 50 थीसिस अभी भी पड़ी हैं, और अभी भी आपको बताएं रिसर्च स्कॉलर मेरे पास आते हैं काम करने के लिए। हम जाते हैं जहाँ पर, वहाँ मधुबनी पेंटिंग के भी बड़ा जिक्र होता है। तो मधुबनी लोक कला है, तो ये इसका एक फेज अलग है। ये लोक कला का अपना अलग स्टाइल है, उसका काम करने का ढंग है, तो वो भी एक अपनी जगह पे अच्छी बात है कि यहाँ हमने सुना है कि आपने दूरदर्शन के लिए भी बड़ा योगदान दिया है, कई धारावाहिक के लिए। उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। दूरदर्शन पे मैंने सबसे पहले अपने मजूमदार जी, मेरे जो कला गुरु थे, उन पर एक वित्र चित्र बनाई थी। वो उस पर मैंने पूरा सहयोग किया था, और वो 30 मिनट का वो था डेमोन्स्ट्रेशन, तो बहुत ही अच्छा बना था। आप कभी देखें उसको, दूरदर्शन में कभी कभी दिखाते भी हैं। तो देखिए, करीब 22-23 साल पहले रिटायर्ड हो गए, 35 वर्षों तक सेवा की, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और ये काफ़ी किताबें भी आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग, और इसके अलावा भारतीय चित्रकला, काव्य एवं संगीत, भारतीय चित्रकला का इतिहास, तमाम किताबें आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो लेखन में भी आप बराबरी से लिखते रहे लगातार? दरअसल में मैंने हिंदी से PhD DPhil किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो साहित्य तो मेरे रग-रग में बसी हुई है। तो मैंने उसके साथ साथ चित्रकला बनाने के साथ साथ लेखन कार्य भी शुरू किया, क्योंकि उस समय किताबें नहीं थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेबस के अनुसार किताबें नहीं मिलती थी हिंदी में, तो उसको मुझे करना पड़ा। एक तरह से ये मेरी मजबूरी भी थी कि किताबों का लेखन करके स्टूडेंट को दिया जाए, जिससे वो आगे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सके। आजकल के जो पेंटर्स हैं, हम देखते हैं उनमें धैर्य कम होता है। आप देखिए 84 साल तक आपने एक तरह से तपस्या की कला क्षेत्र में, पेंटिंग में, तब जा कर के आपको इतना जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो आपको मिला। लेकिन नए जो युवा हैं उनमें थोड़ा धैर्य कम है, उनसे आप क्या कहेंगे कि कला के प्रेमी हो तो जुनून के साथ लगे रहना चाहिए? नहीं, हाँ, स्टूडेंट मेरे भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा एक स्टूडेंट है राकेश गोस्वामी जी, तो वो भी पेंटिंग की किताबें लिख रहा है, और बहुत सा काम उसको प्रोत्साहित किया। वैसे तो वो आजकल संत बन गया है, लेकिन ये है कि काम तो उसने भी किया, और बहुत से स्टूडेंट काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। टिप्स आप देना चाहेंगे किसी? टिप्स देखिए, काम करता करता गुरु और सब चेला, जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, ये टिप्स है उसका। दरअसल में करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, तो ये भी एक टिप है कि भाई आप काम करते रहेंगे बराबर, तो लगे रहेंगे तो कुछ न कुछ उपलब्धि होगी आपकी। बिल्कुल, तो कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जैसा कि इन्होंने खुद कहा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आर्वत जात ते सिल पर परत निशान। और 84 वर्ष तक तपस्या करने के बाद आज जा कर के हम कह सकते हैं 2025 में डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फ़ख्र की बात है, प्रयागराज के लिए भी फ़ख्र की बात है। यही वजह है कि ना उत्तर प्रदेश भी इनके जोश, जज्बे और जुनून को सलाम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।